नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है? एक ऐसा दौर जब कला, विज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर थे। आज हम उसी शानदार युग की कहानी में गोता लगाएंगे, गुप्त साम्राज्य। अब ये जो स्वर्ण युग है, ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा दौर था जब भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की, चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या फिर कला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या खास था इस दौर में जिसने इसे इतिहास में इतना ऊंचा दर्जा दिलाया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी काफी साधारण थी। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से राज्य ने एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। तो देखिए, इस महान साम्राज्य की कहानी शुरू होती है श्रीगुप्त नाम के एक शासक से। लेकिन कहानी को असल में जिसने बदला वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने करीब 320 सीई में सत्ता संभाली। उन्होंने ही इस छोटे से राज्य को एक बड़ी ताकत बनाना शुरू किया। और फिर मैदान में उतरे समुद्रगुप्त, एक ऐसे जबरदस्त योद्धा जिनकी जीत के किस्से आज भी मशहूर हैं। और कमाल की बात यह है कि साम्राज्य बनाने के इनके तरीके कितने अलग थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने बड़ी समझदारी से लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके अपनी ताकत बढ़ाई और महाराजा धिराज का टाइटल लिया, मतलब राजाओं के भी राजा। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य को फैलाया। एक की ताकत कूटनीति थी तो दूसरे की सैन्य शक्ति, और इन्हीं दोनों चीजों ने मिलकर एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। समुद्रगुप्त की जीतें इतनी जबरदस्त थीं कि इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। सोचकर देखिए, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को उन्होंने जीत लिया था। ये उपाधि ही उनकी सैन्य प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर गुप्त साम्राज्य की कहानी एक फिल्म है, तो अब हम उसके सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर, जिन्हें हम सब महान विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और सच कहें तो स्वर्ण युग असल में यहीं अपने चरम पर पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार, अरे वो तो आज के किसी थिंक टैंक जैसा था। यहाँ थे 9 रत्न, यानी उस समय के 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमाग। जरा कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर महाकवि कालिदास अपनी कविताएं सुना रहे हैं और उन्हीं के साथ महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहे हैं। ये तो सच में बौद्धिक शक्ति का एक जबरदस्त केंद्र था। ये साहित्य का भी स्वर्ण युग था। कालिदास के नाटकों ने तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। और पंचतंत्र की कहानियों को कौन भूल सकता है। आज भी उनसे जीवन के कितने बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये वो रचनाएं थीं जो हमारी संस्कृति को गढ़ रही थीं। और अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जिसने सचमुच हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। नंबर एक आइडिया, शून्य। जी हाँ, शून्य का ये क्रांतिकारी आइडिया इसी दौर की देन है, और इसका श्रेय जाता है महान आर्यभट्ट को। सोचिए, शून्य के बिना आज ना कंप्यूटर होता, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पर आर्यभट्ट यही नहीं रुके, उन्होंने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम भी बनाया। और तो और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये एक ऐसी बात थी जो उस जमाने के विज्ञान से सदियों आगे थी। इस दौर की कला को शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर जो कहानियां उकेरी गई हैं, वो आज भी एकदम जीवंत लगती हैं। ये सिर्फ पत्थर और रंग नहीं, बल्कि उस दौर की आत्मा है जो आज भी हमसे बात करती है। इस समय में हिंदू धर्म का जबरदस्त पुनरुत्थान हुआ, लेकिन जो बात इस दौर को और भी खास बनाती है, वो है धार्मिक सहिष्णुता। गुप्त राजाओं ने सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म को भी पूरा संरक्षण दिया, पूरा सपोर्ट दिया। ये एक ऐसा समाज था जहां अलग अलग मान्यताएं और विचार एक साथ फल फूल रहे थे। लेकिन जैसा होता है, हर महान कहानी का एक अंत होता है। इस साम्राज्य का भी हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि ये शानदार दौर आखिर खत्म कैसे हुआ। हर कहानी में एक विलन होता है, और गुप्त साम्राज्य की कहानी में वो विलन थे हूण। उनके एक के बाद एक हमलों ने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हाँ, स्कंदगुप्त जैसे एक बहुत बहादुर राजा हुए जिन्होंने उन्हें कुछ समय के लिए तो रोक लिया, पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बिखर कैसे गया? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी,
कई सारी चीजें एक साथ हुईं। सोचिए, एक तरफ से हूणों के लगातार हमले साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रहे थे, दूसरी तरफ स्कंदगुप्त के बाद कोई ऐसा ताकतवर राजा नहीं आया जो सब कुछ संभाल पाता। फिर लगातार लड़ाइयों से खजाना भी खाली हो रहा था, और ऊपर से स्थानीय शासक धीरे धीरे इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने केंद्र की सुननी बंद कर दी। बस इन सब वजहों के मिलकर करीब 550 ईस्वी तक इस महान साम्राज्य का अंत कर दिया। लेकिन साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, उसकी विरासत, उसकी देन आज भी हमारे साथ है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि गुप्त वंश ने हमें आखिर दिया क्या। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या गुप्त काल सच में एक स्वर्ण युग था? ये स्कोर कार्ड देखिए। 0 और दशमलव प्रणाली, जिसने आज के विज्ञान की नींव रखी। कालिदास का साहित्य, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। अजंता की वो हैरान कर देने वाली कला, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ भारत की धरोहर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक विरासत है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हूणों के वो विनाशकारी हमले नहीं हुए होते तो गुप्त साम्राज्य का भविष्य क्या होता? क्या ये और भी ऊंचाइयों को छू सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अविश्वसनीय युग की कहानी पर और भी गहराई से सोचने का मौका देता है।